मेरे महल में मेरे सिंहासन पर जड़ित अति मूल्यवान हीरा चोरी हो गया। क्या तुम्हें इस संदर्भ में कुछ कहना है, दास? नहीं, मुझे उस हीरे के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आचार्य, यदि सम्राट को यह पता चल गया कि चंद्रगुप्त ही वो चोर है जिसने उनका बहुमूल्य हीरा चुराया है, तो यहाँ सीमा पर भी कुछ गांव हैं जिन्हें अपने पक्ष में करना आवश्यक होगा। मेरा तात्पर्य है कि महल में इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसकी हलचल पूरे पाटलिपुत्र में हो जानी चाहिए थी, किंतु सब कुछ बहुत शांत सा है। इसका अर्थ है कि चोर धनानंद की पकड़ में है। सब कुछ शांत इसलिए है क्योंकि धनानंद चाहता है कि सब कुछ शांत रहे। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। हीरा चोरी करने वाला विश्वासघाती कौन है? धनानंद इसका पता अवश्य लगाएगा, परंतु आज नहीं। आज इस संदर्भ में सब मौन रहेंगे। ये चोरी की बात यहां इस महल से बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि आज हमें एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि यवनराज सेल्यूकस का स्वागत करना है, और अतिथि को यदि आतिथ्य की चिंता दिख जाए तो वो इसे या तो अपना अपमान समझता है या फिर लाभ का अवसर, और मैं ये दोनों ही नहीं देना चाहता उस सेल्यूकस को। बेचारा धनानंद, उसने अपने बेशकीमती हीरे की चोरी छुपाने की कोशिश में हमारी खिदमत में दौलत पानी की तरह बहा दी। एक कमजोरी छुपाने की इतनी बड़ी कीमत। शाह सेल्यूकस का पाटलिपुत्र में स्वागत है। लगता है शाह धनानंद हमारे यहाँ आने से ज्यादा खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमारी अगुवाई के लिए खुद आने की बजाय एक कारिंदे को भेजा है। मगधपति अपने वैभव और गरिमा के अनुसार उचित स्थान पर उपस्थित है। मगध के सिंहासन पर आपके आदर सत्कार का अवसर दीजिए मुझे। मैं लेकर चलता हूं आपको हमारे सम्राट धनानंद के पास। ये वीरभद्र की माई कहाँ गई? मुझे विश्वास है कि उन्हें मेरी माँ के विषय में अवश्य ही कुछ ज्ञात है। कहाँ चली गई? तुम यहां, तुम अपने स्थान पर क्यों नहीं? पूरा महल सम्राट के विशिष्ट अतिथि के स्वागत में खड़ा है और तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं अपने कर्तव्यों से भली भांति अवगत हूं।
राजकुमारी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है जिसे कल रात आपने देखा था वो चंद्रगुप्त ही था? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान प्रस्तुत। प्रतीत होता है कि कल रात तुम ठीक से सोए नहीं चंद्रगुप्त। नहीं, मैं तो चैन से सोया हूँ राजकुमारी। मेरी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद। बड़े ही भाग्यवान हो जो अच्छे से सो पाए। और हम पूरी रात एक चोर को ढूंढते रहे जो महल के इस तरफ आ गया था। हाँ, पता है, वो घुसपैठिया पूरी रात महल में घूमता रहा और राजकुमारी दुर्धरा ने तो स्वयं उसकी खोज की थी, किंतु उनके हाथ आई तो कुछ मिट्टी। प्रतीत पड़ता है कि चोर बहुत ही चतुर था। इतनी विकट परिस्थितियों में तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो चंद्रगुप्त? राज्य पर इतना बड़ा संकट आया है और तुम्हारा चित्त शांत कैसे है? ये देखिए, ये रहा आपका चोर। आजकल इसे महल के विभिन्न भागों में घूमने का शौक हुआ है। और जिस मिट्टी की आप बात कर रही थी ना, देखिए, ये तो वही मिट्टी है। ध्यान से देखिए। तो अब आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको सभा ले चलूं, जहां सम्राट धनानंद और उनके अति विशिष्ट व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा में है। यवनराज सेल्यूकस की जय हो! 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 आओ मित्र, मगध में एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है। विराजिए। तनिक रुकिए। आपका स्थान यहां नहीं, वहां। मुझे विश्वास है कि आपको इस बात का बुरा नहीं लगेगा सेल्यूकस। मगध में मेरे साथ बैठने का अधिकार केवल एक व्यक्ति का है, और वो है मेरी लाडली बहन दुर्धरा। बुरा किस बात का मानूंगा शाह। शहजादी दुर्धरा को देखकर मुझे अपनी बेटी हेलेना का ख्याल आ गया। खुशामदीद शहजादी।
किंतु आचार्य, सेल्यूकस से इस हीरे की चोरी की बात भला धनानंद छुपाएगा क्यों? ये दोनों राजनैतिक संधि का खेल खेल रहे हैं। अब ऐसे समय यदि सेल्यूकस तक यह सूचना पहुंचे कि शक्तिशाली मगध सम्राट धनानंद की नाक के ठीक नीचे से कोई उनका बहुमूल्य हीरा उड़ा ले गया है, तो यह सूचना सेल्यूकस के समक्ष मगधपति को दुर्बल दर्शाएगी और मगधपति ये कदापि नहीं चाहेंगे। किंतु आचार्य, इसमें तो सेल्यूकस का ही लाभ है। अब वो बड़ी सरलता से इस हीरे को ले जाएगा। नहीं, वो ये हीरा अवश्य ही धनानंद को वापस लौटाएगा। क्या? आचार्य, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने वो हीरा सेल्यूकस को पहुंचाया ताकि सेल्यूकस और धनानंद के संबंधों में दरार आ सके, और अब यदि सेल्यूकस उस हीरे को धनानंद को सौंप देगा तो उनके मध्य द्वेष कैसे उत्पन्न होगा आचार्य? उनकी संधि कैसे खंडित होगी? अवश्य टूटेगी, क्योंकि दोनों की एक ही दुर्बलता है, उनका लोभ। और इस समय जो राजनीतिक खेल ये दोनों खेल रहे हैं, उसमें दोनों का निरंतर प्रयास है कि अपनी शक्ति द्वारा सामने वाले पर दबाव डाला जाए। अब ऐसे में धनानंद की धरोहर वो हीरा चोरी हो जाता है और उस चोरी हुए हीरे को सेल्यूकस धनानंद को वापस लौटा देता है। तो इससे न केवल वो धनानंद को अनुग्रहित करेगा, अपितु साथ में अपने विशाल हृदय के स्वामी होने का और शक्तिशाली होने का परिचय भी देगा, और साथ ही यह संदेश भी कि जो हीरा तुम्हारे लिए इतना बहुमूल्य था कि तुमने उसे अपने सिंहासन में जड़ित किया हुआ था, मेरी दृष्टि में उसका कोई मोल नहीं, इसलिए इसे वापस रखो। न केवल वो धनानंद को नीचा दिखाएगा, अपितु उस पर दंभ भरने का अवसर भी मिलेगा उसे, और यही होगी उसकी मगध को अपने अधीन करने की पहली चाल। इसलिए उस हीरे के कारण इन दोनों के बीच द्वेष अवश्य उत्पन्न होगा। वास्तव में यह हीरा सेल्यूकस और धनानंद से कहीं अधिक हमारे लिए मूल्यवान है। हमारे अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए यह हीरा अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। भाई, एक शोक में डूबी मां की भावनाओं से धनानंद को कोई जुड़ाव नहीं है। उसके लिए केवल अपने विदेशी अतिथियों के स्वागत में दास और दासियों का प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु भाई, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं एक रानी है ना? रानी थी, पर यहाँ केवल एक ही सम्राट है जो सिंहासन पर आसीन है, और हम सब उसके दास और दासियां हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, पर ये स्थान और समय दोनों उन प्रश्नों के लिए अनुचित है। वाह, बहुत खूब। दिखने में भी लजीज है। इससे पहले कि मैं मगध की खूबसूरती में खो जाऊं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। मेरा यहां आने का मकसद है कि मगध और हमारी दोस्ती और मजबूत हो। इसलिए मैं आपके मुल्क में हमारी फौज की एक छोटी छावनी तैनात करने का इरादा रखता हूं, ताकि हम जरूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकें और आपको दुश्मनों से बचा सकें।
आप हमारी रक्षा करेंगे? मगध साम्राज्य की रक्षा? तनिक रुकिए। वैभव सिंह, सेल्यूकस ने हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, क्या तुम सम्राट की ओर से सेल्यूकस को मित्रता का हाथ दोगे? जी महाराज। ये क्या है और किस लिए? मैंने कहा इसलिए। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपके सामने उदाहरण स्पष्ट रखना चाहता था कि मेरी सेना, मेरी प्रजा मेरे प्रति कितनी निष्ठावान और विश्वसनीय है। मेरे एक संकेत पर मेरे एक अधिकारी ने अपना हाथ काटकर आपको दे दिया। जरा सोचिए, यदि मेरे प्राणों पर संकट आया तो क्या ये लोग अपने प्राण देने में एक क्षण की देरी भी करेंगे? नहीं। और आपके लोग, क्या आपके लोग आपके लिए ये सब करेंगे सेल्यूकस? आपका मौन आपका उत्तर है सेल्यूकस। इसीलिए मेरे प्रिय मित्र सेल्यूकस, मुझे तुम्हारी सेना की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही मगध को तुम्हारे सैन्य संगठन की। वाह, क्या तरीका है बात समझाने का। अब बारी मेरी है। मैं शाहे मगध को एक तोहफा देना चाहता हूं। इसी हीरे को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे साथ खेल खेला ना, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पाने के पात्र हो। तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे आचार्य चाणक्य। आचार्य अनर्थ हो गया, आचार्य अनर्थ हो गया। आचार्य, आप नहीं चाहते थे ना कि चंद्रगुप्त को उसकी माँ के विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो, किंतु आचार्य उसे लुब्धक के घर में एक कमरबंद मिला है और उस कमरबंद पे पिपलीवन लिखा है और पिपलीवन की एक रात्रि मोहर भी है। हाँ आचार्य, और उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो पुनः महल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी माँ के विषय में ज्ञात हो जाए। आप मुस्कुरा रहे हैं। बात ही मुस्कुराने की है भैरव, क्योंकि सारे पासे अपने उचित स्थान पर पड़ रहे हैं। मैं भली भांति जानता था कि जब तक चंद्रगुप्त अपनी मां के विषय में सब कुछ जान नहीं लेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अब वो दिन अधिक दूर नहीं जब चंद्रगुप्त स्वयं धनानंद के समक्ष खड़ा होगा, अपने और समस्त प्रजा के अधिकारों के लिए, अपने सिंहासन के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए। अद्भुत, दुर्लभ रत्न है ये, और बेशकीमती भी, क्योंकि इसका रिश्ता आपसे है। जानता हूं, मुझे यहां बुलाने का आपका असल मकसद यह जानना था कि आपकी जाने जिगर बहन और शहजादी दुर्धरा पर हमला कहीं हमने तो नहीं करवाया। ये दिखाने के लिए कि वो आपके कितनी खास है, आपने उन्हें अपने करीब बिठाया है।
मेरा यहां आने का मकसद यही था कि जिन लोगों पे आप इतना यकीन करते हैं वो आपकी किसी भी कीमती चीज की हिफाजत नहीं कर सकते, चाहे वो शहजादी दुर्धरा हो या ये बेशकीमती हीरा। अगर आपकी मौजूदगी में आपके तख्त से ये हीरा गायब हो सकता है, तो आपकी गैर मौजूदगी में महल से बाहर आपकी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। यकीन माने, अगर मुझे आपकी बहन में कोई दिलचस्पी होती तो वो आज आपके पास नहीं बैठी होती। सेल्यूकस! मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हूं। जो आपकी हिफाजत करना चाहता है। दोस्ती की नजर, मैं आप ही का हीरा आपको ही तोहफे में नजरा देता हूं। मुझे यकीन है कि आप ज़र्फ दिखाते हुए हमें आपकी जमीन पर छावनी बनाने की इजाजत देंगे ताकि हम आपकी हिफाजत कर सकें। हीरे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेल्यूकस। लंबी यात्रा करके आए, कदाचित विश्राम करने की आवश्यकता होगी। सैन्य संगठन के विषय में बाद में चर्चा कर लेंगे। जरूर मेरे दोस्त। सभा समाप्त। अच्छा, तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे आचार्य चाणक्य। वन में उपस्थित वो वृक्ष जो एकदम सीधे खड़े रहते हैं सबसे पहले काटे जाते हैं, परंतु वो वृक्ष जो थोड़े टेढ़े होते हैं या थोड़े झुके हुए होते हैं उन्हें कोई नहीं काटता। इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी कभी बड़े लाभ के लिए टेढ़ा मार्ग भी लेना पड़ता है। परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी झुकना भी पड़ता है, क्योंकि यह संभव नहीं कि सत्य के अडिग और कठिन मार्ग से सदा लाभ ही हो। उत्तम उत्तम आचार्य। ये सीख आप पर ही खरी उतरती है। सम्राट के मूल्यवान हीरे को चोरी करवाना कदाचित वही टेढ़ा मार्ग था ना? ऐसी बातें ऊंचे स्वर में नहीं करते चंद्रगुप्त। और जो आपने किया, क्या वो करना चाहिए था आचार्य? आपको आभास भी है कि आपकी इस धूर्तता के कारण दोनों ही साम्राज्यों में कितनी कटुता फैल गई है। दोनों के मध्य कितना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है, आप जानते हैं? नहीं ना? पर आपको क्या, क्योंकि आपका तो उद्देश्य ही वही था। जानते हैं कि उस एक हीरे की चोरी के कारण उस राज के सभी रक्षकों को मार दिया गया। उनके परिवार में अंधेरा फैला दिया आपने आचार्य। युद्ध में ऐसी हानियां सहनी पड़ती हैं चंद्रगुप्त। स्मरण रहे, ये एक धर्म युद्ध है और जो भी अधर्म का साथ देगा आकस्मिक अंत ही उसकी नियति होगी। उन सैनिकों ने धनानंद का साथ देना स्वीकार किया, इसलिए अकाल मृत्यु ने उनका चयन किया। परंतु तुम्हारे पास अभी भी समय शेष है। चुनाव करो, किसके पक्ष में खड़े होगे तुम? उस क्रूर धनानंद के अधीन रहना चाहते हो अथवा उसके विरुद्ध? ये निर्धारित करने वाले आप कौन होते हैं? क्या उचित है, क्या अनुचित, ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं?
आप तो स्वयं नीति और नियमों को ताक पर रखकर अपना स्वार्थ साधने में विश्वास करते हैं। आपका और मेरा साथ यहीं तक था, अब हमारा मार्ग कभी एक नहीं होगा। चंद्र चंद्र सुन। ये लेप विशेष तुम्हारे लिए राज्य वैद्य से बनवाया है। इससे शीघ्र ही तुम्हारे घाव भर जाएंगे। धन्यवाद। मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि उस चोरी के संदर्भ में तुम्हारे पास कोई जानकारी है और कुछ समय से तुम सम्राट को बताने की कोशिश भी कर रहे हो, किंतु कुछ है जो तुम्हें रोक रहा है। कदाचित सम्राट के क्रोध से भयभीत हो। बताओ पांडु, बताओ क्या है जो तुम किसी से नहीं कह रहे। मैंने उस रात महल में चंद्रगुप्त को देखा था। उसके पश्चात मुझे मूरा मिली। उसका व्यवहार भी विचित्र था। ना जाने इन घटनाओं का परस्पर आपस में कोई संबंध है या नहीं, किंतु मेरा मन कहता है कि इस सब का उस हीरे की चोरी के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। पांडु, तुम एक उत्कृष्ट तलवारबाज हो और तुम्हें अपनी मन की बात पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, किंतु इस समयवत सम्राट के विश्वस्त लोगों में से एक है, तो क्या करूं मैं? इसीलिए इस पूरी घटना में मैं केवल मूरा का ही नाम लूंगी। मूरा पर सम्राट विश्वास नहीं करते और दास का सच अपने आप सामने आ जाएगा और इससे मुझे उस मूरा से मुक्ति मिल जाएगी। एक चोर ने मुझे इतनी पीड़ा दी है जो सारे क्षत्रियों ने मिलकर मुझे नहीं दी। उस सेल्यूकस ने मेरी सभा में, मेरी प्रजा के सामने मेरे सम्मान को तार तार कर दिया। इतना अपमान मेरा कभी नहीं हुआ। आपने देखा था ना मामाते, देखा था ना आपने? जी, मैंने सब देखा मामाई। मेरा सिंहासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये हीरा, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम ले जाओ मेरी दृष्टि के आगे से। आज तक मैंने जो कुछ भी अर्जित किया सब मुझे मिट्टी तुल्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुनः एक बार केवल नापित बनकर रह गया हूं। केवल नापित। छोटा 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 अनुभव हो रहा है मुझे, एकदम छोटा अनुभव हो रहा है। ऐसा कहकर आप उन क्षत्रियों को और बलवान बना रहे हैं सम्राट। इस हीरे का क्षत्रियों से क्या संबंध आई मां? क्योंकि उस हीरे को एक क्षत्राणी ने चुराया है, मूरा ने। सम्राट, आप स्वयं सोचिए,
वो हीरा किसका था? पिपलीवान का। आपके अपमान के साथ उस मूरा ने अपने पति का, अपने पुत्र का और अपने साम्राज्य के पतन का प्रतिकार ले लिया। आचार्य, आप उसे ऐसे कैसे इतनी सरलता से जाने दे सकते हैं? चंद्र! क्रोध व्यक्ति के दृष्टिकोण को बाधित कर देता है। चंद्रगुप्त के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसे कुछ भी समझाने का प्रयत्न करो, ये समझेगा नहीं, वही करेगा जो इसका मन चाहेगा। चंद्रगुप्त, वो मूरा, उसे बंदी बना लिया गया है। उस पर सम्राट का हीरा चुराने का आरोप लगा है। सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। चीखो, चिल्लाओ। मूरा, मैंने तुम्हें जीवित रहने के अनगिनत अवसर दिए, तुम्हारी प्रत्येक गलती को देखकर भी अनदेखा किया, किंतु अब मुझे ये आभास हो गया है कि जब तक तुम इस महल की चार दीवारी में रहोगी, मुझे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम एक चुड़ैल की भांति मुझे पीड़ा देती रहोगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं जो एक चुड़ैल के साथ किया जाता है, उसे जीवित जला दिया जाता है। कोई सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। और चीखो और चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए मूरा, कोई नहीं आएगा।
समाप्त कर दो इसे। सम्राट, वो दासी निर्दोष है। आपका मूल्यवान हीरा उसने नहीं, मैंने चुराया है। नहीं, ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं, मैंने चुराया था। बिल्कुल नहीं सम्राट, इसे देखिए। जो आपके महल से एक दाना चावल का नहीं चुरा सकती, क्या उसमें आपका एक मूल्यवान हीरा चुराने की शक्ति है? ये एक पागल स्त्री है जो आपको अपमानित करने का एक अवसर भी नहीं छोड़ती। इसी ने आपके लोगों को भ्रमित करके रखा है। ना जाने क्यों सबको बोलती रहती है कि इसी ने उस हीरे को चुराया है। ना जाने इसे बोल के कौन सी शांति और कौन सा सुख मिल जाता है। इसीलिए मैंने इसे आपके दंड से बचाया, क्योंकि वास्तविकता में अपराध इसने नहीं, मैंने किया है। हाँ भाई, मैंने भी इसे महल के उस भाग में देखा था जिस रात हीरा चोरी हुआ था। इसे तुरंत दंड दीजिए। नहीं। बस, मैं अपनी प्यारी बहन की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। मुझे तुम्हें मारना ही होगा चंद्रगुप्त।